हेलो फ्रेंड्स, मैं नादा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले 3 पार्ट्स में आईपीसी से जुड़े उसके इंट्रोडक्शन से लेके प्रीएम्बल इंक्लूडिंग प्रीएम्बल सेक्शन 1 to 22 हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए और आज हम देखेंगे सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 34 तक आईपीसी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं। एक बार फिर से आप हम पे ट्रस्ट करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 23 क्या कहता है आईपीसी का। फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 23 आईपीसी बात करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के बारे में। पहली चीज़ जो ये सेक्शन 23 आप इसको टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कहाँ डिफाइन है? दैट इज़ डिफाइन अंडर सेक्शन 23 फ्रेंड्स। एंड सबसे ज़रूरी बात तो हमें यही जाननी है कि रॉन्गफुल लॉस होता क्या है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है। बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम में सेक्शन से पूछते ही हैं, मैच करने को भी देते हैं, या फिर मेंस में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि रॉन्गफुल गेन को आप कैसे लिखोगे। तो अब एज ए वेयर एक्ट की लैंग्वेज भी हमें याद करना मुश्किल होता है, तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, रॉन्गफुल गेन इम्प्लाइज, मतलब रॉन्गफुल गेन यानी सदोष अभिलाभ क्या होता है। गेन ऑफ सम प्रॉपर्टी मतलब किसी संपत्ति का लाभ। सेकेंड, द प्रॉपर्टी टू विच अ पर्सन वाज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, मतलब जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसने उसका लाभ उठाया वो उसे प्राप्त करने के लिए लीगली इंटाइटल नहीं था। सेकेंड, हम देखते हैं रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। सदोष हानि से क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ सम प्रॉपर्टी, मतलब किसी को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। एंड द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग वर्ट लीगली इंटाइटल, और जिस प्रॉपर्टी को उसका लॉस हुआ है वो लीगली इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के लिए, ना कि लॉस के लिए। और ऐसा गेन अवश्य ही किसी गलत तरीके से या अनलॉफुल साधनों से किया गया हो। फिर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 24 पे। हमारा सेक्शन 24 बात करता है डिसऑनेस्टली की, यानी बेईमानी से। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम एक चीज़ जान लें, हमारे में पूछ सकते हैं कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि डिसऑनेस्टली है तो वो हमेशा फ्रॉड या उसमें डिसीव तो छल हो। मतलब डिसऑनेस्टली इज डिफरेंट थिंग एंड उसके लिए फ्रॉड और छल होना जरूरी नहीं है। तो हमें क्या कहता है डिसऑनेस्टली? सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन इंपॉर्टेंट ही हम बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में है, आप पढ़ते जाइए और टिक करते जाइए। फ्रेंड्स, तो हमारा सेक्शन 24 कहता है जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के लिए के आशय से कोई कार्य करेगा, वो उस कार्य का बेईमानी से किया जाना कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटेंशन वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब हम किसी व्यक्ति को कोई गलत तरीके से लाभ पहुँचा रहे हैं या किसी गलत व्यक्ति को हानि पहुँचा रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कि अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे ए को कुछ लाभ हो, बट उस लाभ को करने के चक्कर में किसी पर्सन को रॉन्गफुली या अनलॉफुली उसको लॉस कर रहे हैं, इसको हम डिसऑनेस्टली बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कंफ्यूज होने की, आदत भटकने की जरूरत नहीं है। हम जो भी बता रहे हैं आपको ऑथराइज्ड और सही बता रहे हैं, गलत कुछ नहीं बता रहे। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा सेक्शन 25 क्या कहता है। फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 25 बात करता है फ्रॉडेंटली की। फ्रेंड्स, ये चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं कि सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली डिफाइन है, सेक्शन 25 में फ्रॉडेंटली यानी कपटपूर्वक डिफाइन है। बट फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हम एग्ज़ाम में नहीं कर पाते हैं। मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो उसमें हमें गलती करते हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हमसे जब इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चन जनरली पुटअप कर लिया जाता है तो हम बिल्कुल सट हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि यार हमें तो इसे सही से पढ़ा ही नहीं था। बट यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक चीज़ सही से पढ़ना है। और आपके सारे नोट्स PDF फॉर्म में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली। एक टर्म फ्रॉडेंट कब कहते हैं, यानी कपटपूर्वक से क्या क्या कार्य कब कहा जाता है? इफ़ इट इज़ डन टू विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने की आशा से करता है, इंटेंशन अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग।
तो हम कहते हैं कि यह कार्य कपटपूर्वक कहा गया है। सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव जनरली नहीं पूछा जाता है, बट मैच करने को आ जाता है, आप याद रखेंगे। सिंपल से तरीका है। सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली है। सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस की, एंड सेक्शन 25 में हम बात करते हैं फ्रॉडेंटली की। ऐसे लाइन से आप याद करेंगे, चीज़ें अपने आप याद हो जाती जाएंगी। एंड फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ क्लर्क और सर्वेंट जनरली नहीं पूछा जाता है, बट हम थेफ्ट जब पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे अच्छे से। सेक्शन आपको याद कर लीजिएगा 26 एंड 27। 26 में क्या दिया है, रीज़न टू बिलीव, यानी विश्वास करने का कारण, कि हम किसी व्यक्ति पे कैसे विश्वास करेंगे। फ्रेंड्स, हम किसी व्यक्ति पे कब विश्वास करते हैं, जब उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज होता है, यानी कोई पर्याप्त रीज़न होता है, अदरवाइज़ हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। सो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर हम बातें नेक्स्ट सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 हमारा कहता है कि अगर कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो इस संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी की वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के कब्जे में है तो ऐसा समझा जाएगा कि इट इज़ इन दैट पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ द कोड। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन हमारी जब हम थेफ्ट पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत काम आएगी। इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, दैट इज़ नॉट रीजन, बट ये आगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट करेगी, बहुत हेल्प करेगी और अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा काउंटरफीट, यानी कूटकरण। फ्रेंड्स, सेक्शन 28 हमारा बात करता है कूटकरण की, मतलब causing one things to resemble another thing sufficient to cause deception, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य दिखाना, मतलब एक बोलते हैं ना जीरोक्स निकालना, उसको बोलते हैं हम काउंटरफीट, जिसको हम बोलते हैं कूट करना। फ्रेंड्स, इंटेंडिंग द मीन्स बाय मीन्स ऑफ सच रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, वह उस सादृश्य यानी उस रिजेम्बलेंस को इस आशय से छल कपट करे कि या यह जानते हुए करे कि उसके द्वारा वो छल कपट किया जाएगा, उसे कूटकरण कहा जाता है। फिर कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू उतार दिया, या अगर हम सीता का रोल प्ले करें तो डिक्टो सीता का ही उतार दिया, नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं कि नकल ठीक वैसी हो। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। फिर जब तक इसके प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यही समझा जाएगा कि इसका आशय छल कपट करने का था। मतलब जब तक कोई व्यक्ति कॉन्ट्रेरी प्रूव नहीं कर देता है कि नहीं हम किसी और पर्पस से कर रहे थे, तब तक हम तो ये प्रोज्यूम करेंगे कि उसका इंटेंशन ये था कि वो छल कपट करे। सो फ्रेंड्स, हमने सेक्शन 28 देखा, कूटकरण 27 में देखा, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट सेक्शन 26 में हमने देखा रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 25 में हमने देखा फ्रॉडेंटली यानी कपटपूर्वक। सेक्शन 24 में हमारा डिफाइन किया गया डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से, और सेक्शन 23 हमारा करता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस की बात। सो फ्रेंड्स, फिर हम ऊपर जैसे ही नीचे आते हैं, अब हमारा आता है सेक्शन 29A। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट हमारा एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन किया गया, जिसकी बात हमने अपने एविडेंस एक्ट के लेक्चर में किया, बहुत अच्छे से देखा उसको। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था हरियाणा में कि डॉक्यूमेंट जो एविडेंस एक्ट में डिफाइन है और जो आईपीसी में डिफाइन है, क्या दोनों सेम मीनिंग दर्शाते हैं? तो बिल्कुल यस, आप इसका आंसर टिक करेंगे यस, दोनों सेम मीनिंग दर्शाते हैं। इसके अलावा बाकी भी डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है सेम वैसे ही आप देख सकते हैं, बस सेक्शन याद रखिएगा। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट, सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इसे इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट के द्वारा। फिर हम देखते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 13। फ्रेंड्स, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमें तो सब पढ़ना है जो पूछा जाएगा। हम एक भी मार्क्स, क्योंकि हमने खुद से ही प्रॉमिस किया कि हमें एक भी मार्क्स कलेक्ट नहीं करना है। सो फिर हम बात करते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी दैट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 30। सबसे पहले हम क्या डालेंगे
कि जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो एक दस्तावेज होता है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज ए डॉक्यूमेंट। इट अप्लाइज टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और यह सिर्फ मूल दस्तावेजों पर ही लागू होता है। दोनों लाइनें आपको माइंड में सेट कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ डिफाइन है? धारा 30 में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? यह एक डॉक्यूमेंट होती है, यानी दस्तावेज होता है, कोई सोना चांदी नहीं है। इट अप्लाइज टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और यह सिर्फ मूल दस्तावेजों पे ही लागू होता है। फ्रेंड क्वेश्चन पूछ लेंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी अप्लाइज टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस, और कुछ भी ऑप्शन में रख सकते हैं। तो आप क्या टिक करेंगे कि इट अप्लाइज ओनली टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फिर फ्रेंड्स हम जैसे ही नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, हम इससे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी आएंगी। असेसमेंट ऑर्डर यानी कर निर्धारण के जो आदेश है उन्हें भी हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी मानते हैं। और फ्रेंड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी का उल्लेख हमारे आईपीसी के सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लीजिए सेक्शन 329, 331, 342, 348, 420, 467 एंड 471 में भी किया गया है। मतलब ये जो सेक्शंस हमने अभी बताए यहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है। बट जो हमारी अकाउंट बुक्स होती है और जो सिग्नेचर नहीं किया गया उन्हें हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं मानते हैं। तो आप याद रखेंगे विल क्या होता है? विल डिफाइन है सेक्शन 31 में। द वर्ड ऑफ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी वसीयती दस्तावेज। ए विल सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें क्या इंपॉर्टेंट देखने कि विल क्या होता है। विल का मतलब है कोई भी कोई भी वसीयती दस्तावेज यानी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं सेक्शन 33 एक्ट नोमिनेशन की। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टिक कर लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, उत्तराखंड में भी, यूपी एपीओ में भी। फ्रेंड्स तो जैसे हम देखते हैं एक्ट और ओमिशन क्या होता है, तो हमारे आईपीसी क्या कहता है, तो कि एक्ट का मतलब है हमारे यानी किसी कार्य का मतलब है। एज एक्ट डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट, मतलब जिस प्रकार का एक कार्य। फिर हम सेकेंड आते हैं ओमिशन पे। ओमिशन डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन, मतलब लोप शब्द लोपावली का उसी प्रकार से प्रदर्शित करता है जिस प्रकार एक लोप का, मतलब एक लोप हो या कॉन्टिन्यूस में अनेक लोप हो, सब ओमिशन में इंक्लूड है। सो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा सेक्शन 33 है। फिर इसकी लाइन भी एक्ट की जो हमारी कहती है कि एक्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, मतलब इसमें सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट दोनों आएंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ओमिशन की। ओमिशन में हमारे क्या आता है? सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। एंड मैं हिंदी मीडियम के बच्चों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी डायरेक्ट पढ़े, मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आप हिंदी में देखिए, बट इंग्लिश में भी देखिए, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। तो और पेपर हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो कोशिश कीजिए कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ें, ताकि आपको प्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो लैंग्वेज समझने में, तो आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में समझ लें, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में समझ जाए। सो फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सेक्शन 34। फ्रेंड्स सेक्शन 34 हमारा बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू हर पर्पज से। और फ्रेंड्स आई एम श्योर को इसमें से 2 मार्क्स आपके आने हैं, तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सेक्शन 34 हमारा बात करता है ज्वाइंट लाइबिलिटी या वाइकेरियस लाइबिलिटी की, सामूहिक दायित्व या प्रातिनिधिक दायित्व की। फिर सबसे पहले हम जानते हैं सामूहिक दायित्व या प्रातिनिधिक दायित्व क्या होता है। और सबसे पहले तो हम ये भी जानें कि एक जस्ट जनरल प्रिंसिपल द क्रिमिनल लॉ डज नॉट एडमिट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी और वाइकेरियस लाइबिलिटी, मतलब जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो सामूहिक दायित्व या वाइकेरियस लाइबिलिटी की अवधारणा को समानता नहीं स्वीकार करता है। यह ऐसे अपवाद है। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है कि हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए जिम्मेदार होगा नहीं कि किसी और पर्सन के कार्य के लिए। पर जो हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति ने भी कार्य किया है तो भी उसे लायबल बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो अपने लोअर के कार्य जो भी करेगा उसके लिए जिम्मेदार होगा सबऑर्डिनेट के काम के लिए। बट फ्रेंड्स हम और एक रीज़न और है कि हमारा क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं वाइकेरियस लाइबिलिटी को एज ए जनरल प्रिंसिपल अप्लाई करता है। क्योंकि टू होल्ड ए गिल्टी इंटेंशन, मतलब अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई दुरासे है तो उसका प्राइवेट मैटर है,
पब्लिक नहीं। अब आपको पता ही है अपराध के लिए गलती इंटेंशन कितना मायने रखता है, इसलिए जो सामूहिक दायित्व का हमारा प्रिंसिपल है इसे एज ए एक्सेप्शन एक्सेप्ट किया गया, जनरल रूल नहीं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सिचुएशन हमेशा आती है कि कहीं ना कहीं हर अगर कोई चीज़ जनरल है तो इसका कोई एक्सेप्शन ज़रूर होगा। तो ये लाइन भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जॉइंट लायबिलिटी इज़ एक्सेप्टेड एज ए जनरल प्रिंसिपल अंडर आईपीसी, और एज ए एक्सेप्शन तो आप क्या टिक करेंगे, जॉइंट लायबिलिटी इज़ एक्सेप्टेड एज ए जनरल प्रिंसिपल, नॉट जनरल प्रिंसिपल एट एज ए एक्सेप्शन। मतलब इसे अपवाद के रूप में हम इसे अपने इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत इस्टेब्लिश करते हैं, एज ए जनरल प्रिंसिपल नहीं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आवश्यक क्या होता है। वाइकेरियस लायबिलिटी या सेक्शन 34 हमारा कॉमन इंटेंशन की बात करता है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि कोई आपराधिक कार्य हो, यह कार्य सच एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन, यह कार्य एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ऑल द पर्सन हैव कॉमन इंटेंशन, कि सभी व्यक्तियों का एक समान आशय हो। देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पर्सन इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, कृत्य समान आशय के अग्रसर में किया गया और सभी व्यक्तियों ने उस कार्य को करने में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी नेसेसरी। एंड फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने इंग्लिश में लाइन मेंशन नहीं की है, बट आप कर लीजिएगा, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सो फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। बहुत पूछा जाता है कॉमन इंटेंशन प्री में, कॉमन इंटेंशन मीन्स, तो आप हिंदी वाले प्लीज़ इंग्लिश के वर्ड याद रखेंगे, अदरवाइज़ हिंदी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो कॉमन इंटेंशन यानी सामान्य आशय से मतलब है प्री अरेंज प्लान, मतलब पूर्व में नियोजित प्लान, और प्रायर कंसल्टेशन और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड या पूर्व में मस्तिष्कों का मिलन, और प्रीवियसली शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड, बट प्लीज़ मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप इसे हिंदी इंग्लिश के वर्ड में याद रखिए। कॉमन इंटेंशन को महबूब साहब वर्सेस इंस्पेक्टर के केस में डिफाइन किया गया। इसके जस्टिस से जस्टिस माधवन नायर, प्रीवी काउंसिल था उस टाइम। आप ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि उस टाइम प्रीवी, क्योंकि यूपी में पूछा जाता है कि महबूब शाह का केस किसके द्वारा किसके द्वारा जजमेंट दिया गया था, तो दैट इज़ प्रीवी काउंसिल जस्टिस माधवन नायर। और इसे पॉपुलरिटी इंडस रिवर केस के भी नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी एपीओ में पूछा जाएगा। इन तीनों में से जो अभी मैंने 3 लाइनें बताई पूछा जाएगा, आप श्योर रहिए। इसे इंडस रिवर केस के नाम से जानते हैं, जस्टिस माधवन नायर, प्रीवी काउंसिल। और किस केस में डिफाइन किया गया, महबूब शाह वर्सेस एम्पायर के केस में। फिर हम आते हैं, प्रीवी काउंसिल ने इस केस में ना सिर्फ कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया था, बट कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच डिस्टिंक्शन भी ड्रान किया था। फ्रेंड्स, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखेंगे। तो प्रीवी काउंसिल में सामान्य और समान आशय में अंतर स्थापित किया गया। किस केस में, महबूब शाह के केस में प्रीवी काउंसिल के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंग तुकिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में सेम डिफिनेशन को इस्टेब्लिश किया था। तो दोनों केस आपको याद रखना है, प्रीवी काउंसिल वाला भी, सुप्रीम कोर्ट वाला भी। फिर हम आते हैं, जो नेक्स्ट लाइन थी हमारी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब सामान्य कार्य जो भी हो हमारा सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया हो। फ्रेंड्स, इसे हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट नहीं था जब आईपीसी बनी है, वर्ड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसे एडेड किया गया सेक्शन में 1870 में। केस था गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे यूपीजे में कि ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन वाज ओरिजिनली प्रेजेंट और एडेड इन 1870 1865 समथिंग करके। तो आपको ईयर याद रखना है कब एडिट किया गया, केस याद रखना है। केस नहीं इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बार साथ मैच करने को आया है कि गणेश सिंह वर्सेस राम पूजा का केस किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। फिर हम आते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो कि इसका इसेंशियल एलिमेंट है। वो किस बारे में बात करता है, सक्रिय भागीदारी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हमारे यहाँ वाइडर रूप से डिस्कस किया गया बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस इंस्पेक्टर के केस में। फ्रेंड्स, इस केस को हम पोस्ट ऑफिस डकैती केस या संकरित टोला डकैती केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में कहा गया कि कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी नहीं कि आप फिजिकली एक्टिव हो, अभियुक्त केवल प्रेजेंस था, इससे भी सक्रिय भागीदारी माना जाएगा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप पार्टिसिपेटली अगर
4-5 लोगों ने डकैती डाली है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो 6 पर्सन है वो भी डाले। अगर वो वॉच एंड गार्ड भी कर रहा है तो भी उसे माना जाएगा कि उसने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। जैसे कि डकैती केस में क्या होता है, 5 लोग डकैती कर रहे हैं, एक वॉचिंग करता है और एक बंदा गाड़ी लेके रेडी रहता है। तो जो वॉच कर रहा है, जो गाड़ी लेके भागा, गाड़ी लेके रेडी रहता है, वो भी माने जाएंगे कि वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट थे। और उस अपराध के लिए कॉमन इंटेंशन सहित पनिशेबल किए जाएंगे। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को श्री कुंतैया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इस्टेब्लिश किया, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बैन कुमार घोष वर्सेस स्टेट ऑफ एम्पर का केस किससे रिलेटेड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन से। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस्टेब्लिश, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ कही श्री कुंतैया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में। थैंक्स फ्रेंड्स, आगे की चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड सॉरी, कल हम ये वीडियो नहीं डाल पाई, कुछ पर्सनल रीज़न थे, बट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। परेशान मत होइए, आईपीसी आपकी बहुत अच्छे से तैयार होगी। हमारे वीडियो देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अपने कमेंट्स हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और जो भी हमारे पेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो हमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। आई प्रॉमिस, उस पर हमारे ऑडियो लेक्चर भी चल रहे हैं, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।